हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीटी 365 का अपडेटेड पार्ट 1 का एनवायरनमेंट वाला टॉपिक। इसके ऑलरेडी 4 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज हमने कर लिया है, पॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ये हमारा 5th टॉपिक है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी। ठीक है, इससे रिलेटेड आज हम सारे टॉपिक्स देखेंगे और आज हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी वाला सेक्शन जो हमारा अभी रह गया है। ऐसे करके हमारा अपडेटेड पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अपडेटेड पार्ट 1 में फरवरी 2021 से लेके अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। तो ये जो भी अपकमिंग यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें 1 ईयर का करंट अफेयर रिक्वायर्ड है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जीपीएससी का एग्जाम है 19 दिसंबर, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जो भी बच्चे जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को जरूर करके जाइए। विजन आईएएस आपको पढ़ के जाना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी से। तो फ्लड मैनेजमेंट पहला क्या है हमारा, ये न्यूज में क्यों रहा था। तो देखो, फ्लड मैनेजमेंट, आपको फ्लड तो पता ही होगा, ऐसा एरिया जहां पे रिवर ओवरफ्लो कर जाती है वहां पे हम उसको फ्लड बोलते हैं। अब इन फ्लड को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके लिए है। डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इन्हीं सबको मैनेज करना डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम पहला देखेंगे फ्लड मैनेजमेंट। तो फ्लड मैनेजमेंट क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि नीति आयोग ने अभी अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे फ्लड को मैनेज किया जा सकता है हमारी कंट्री में। अब देखो, फ्लड आने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। 2 कॉजेज होते हैं, एक तो नेचुरल कॉज होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज होता है। एंथ्रोपोजेनिक कॉज या मैन मेड कॉज, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो कॉज क्रिएट हुआ है उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉज। ठीक है, नेचुरल कॉज में क्या होता है, अगर हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया तो हो जाएगा, और जो रिवर बेड है उसमें बहुत ज्यादा सिल्टेशन हो गया, इस वजह से रिवर बेड भर गया है तो उसके वजह से हो सकता है। मेंडरिंग हो गई है, साइक्लोन आ गया है, या सिल्टिंग हो गई है डेल्टा एरिया में, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड हो गया है, या क्लाउड बस्ट हो गया है। तो ये सारे नेचुरल कॉज हो गए, इस पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कॉज क्या होता है, जैसे इनएडिक्वेट ड्रेनेज मैनेजमेंट है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर पानी का निकास नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ज्यादा ट्री कट कर दिए तो वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल में कम हो रहा है, इस वजह से पानी ऊपर ऊपर रहता है तो उसके वजह से फ्लड आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा आइस मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, रिवर वाटर में ज्यादा पानी आ रहा है तो इसके वजह से भी फ्लड आता है। ठीक है, ये मेन कॉजेज होते हैं। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है कमिटी के द्वारा कि कैसे फ्लड को मैनेज किया जाए पूरी कंट्री में। इसके लिए रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क रिलेटेड टू द बॉर्डर एरियाज 2021 से 2026 तक ये सब काम करेंगे। अब फ्लड सिचुएशन क्या है इंडिया में, इंडिया में ये जो फ्लडिंग होती है वो इनएडिक्वेट कैपेसिटी जो है हमारी रिवर बैंक्स की, उनके वजह से होती है। उनमें हाई फ्लो हो जाता है मानसून के वजह से, अपर कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा वाटर फ्लो होता है, इस वजह से होता है। फ्लडिंग जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, मानसून के टाइम पे होता है। ओवर रेनिंग के वजह से क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमको कुछ नेचुरल प्रोसेस करनी चाहिए, जैसे एल्यूवियल सॉइल्स को ये जो फ्लड होता है इसके वजह से जो एल्यूवियल सॉइल होती है रिवर की, वो फील्ड्स में आती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इसमें, और जो वाटर बॉडीज होती है रिप्लेनिश होती है। ठीक है, मानसून सीजन अगर नहीं होगा तो ड्राई हो जाएगा पूरा एरिया, और फिर आगे जाके ना वेजिटेशन होगा, ना पानी होगा, ना कुछ होगा। तो ये जो फ्लडिंग होती है वो नॉर्मल प्रोसेस है, मानसून की वजह से होती है। इंडिया जो है हाईली वल्नरेबल है फ्लड के, जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं, और बहुत सारी रिवर जो है वो हिमालयन रिवर्स हैं, तो उनमें जब मानसून सीजन आता है तो वो ओवरफ्लो कर जाती है, इस वजह से हमारी इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है फ्लड को लेकर। ठीक है, अब इंडिया का मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फ्लड प्रोन है, मतलब 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्लड आता ही आता है। और ये कितना है, टोटल एरिया का 12% है। हमारी इंडिया का जो 100% एरिया है उसका 12% फ्लड प्रोन है। ठीक है,
रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा फ्लड रिलेटेड डैमेज हुए हैं, जिसके वजह से हमको काफी मतलब फ्लड प्रोन एरिया बढ़ गए हैं। अभी तक के जो 10 साल में जो सबसे ज्यादा फ्लड डिजास्टर हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उसमें है उत्तराखंड केदारनाथ में जो फ्लड आया था, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, उसके ऊपर तो मूवी भी बन गई है केदारनाथ। कश्मीर के श्रीनगर में झेलम रिवर का आउटफ्लो होने की वजह से 2014 में फ्लड आया था। उसके बाद चेन्नई में आया था 2015 में। केरल में 2 बार आ गया है, 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था इडुक्की रिवर के ओवरफ्लो होने की वजह से। फिर आया पटना में 2019 में। इसके अलावा ये सारे तो ओवरफ्लो की वजह से आए ही हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो फ्लड आते ही रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत ज्यादा वाटर है, वाटर का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से क्या है, वहां पे फ्लड आते रहते हैं। क्लियर है? अब की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट्स के, देखो। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी पोजीशन, फ्लड कंट्रोल के लिए कोई भी 7 शेड्यूल में इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ ड्रेनेज और एम्बैंकमेंट्स के बारे में लिखा है। यूनियन लिस्ट में इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज को डेवलप करने के बारे में लिखा है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया गया और इसमें सारे टाइप के डिजास्टर को कवर किया गया, इंक्लूडिंग फ्लड्स, मतलब फ्लड्स को भी इंक्लूड किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। अब फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल वाटर कमीशन है, गंगा फ्लड कंट्रोल है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स है, ये सारे हैं। अब इश्यूज क्या है फ्लड मैनेजमेंट में? हमारी इंडिया में सबसे बड़ा जो इशू है फ्लड को मैनेज करने में वो है मॉनसून की वेरिएबिलिटी। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉनसून वेरिएबल, कभी तो होता है कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं गिरती है, कभी होता है कि बहुत ज्यादा बारिश गिर जाती है, लोकलाइज्ड एरिया में बहुत ज्यादा, कभी कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है। तो ये इतनी वेरिएबिलिटी होती है, इसके वजह से फ्लड को मैनेज करने के इशू आते हैं, ठीक है। इनएडुकेट मेंटेनेंस है फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर का, जैसे कि एम्बैंकमेंट्स नहीं बनाते हैं हमारे यहाँ। फ्लड प्रोडक्शन वर्क जब किया जाता है जब फ्लड आ जाता है, उसके प्रिवेंशन के लिए हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं किया जाता, प्रिवेंटिव कोई प्लान नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेनिफिशियरी का कि फ्लड प्रोटेक्शन वर्क किया जाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब रिकमेंडेशंस क्या है कि फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम चलाया जाए फॉर द पीरियड 2021 से 2026 तक का ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया जाए। स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जाए, मतलब स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसे कि रिजर्वायर बनाना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, इंटरलिंकिंग करना रिवर्स की, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग बनाना, वाटरशेड मैनेजमेंट करना। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, जो रिवर बैंक होते हैं ना उसके साइड बाय साइड क्या होता है, ट्रीज ग्रो किए जाते हैं। ट्रीज ग्रो करने की वजह से क्या होता है, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो उसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस कम रहते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है रिलेटेड न्यू फ्लड मैनेजमेंट एंड द बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ये इसका एम जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है कि रीजनेबल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड इन द क्रिटिकल एरिया, जो भी क्रिटिकल एरियाज है उसमें कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है उसके लिए बताता है, ठीक है। स्कीम कैटर्स टू द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फ्लड फोरकास्टिंग एंड सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑन द कॉमन रिवर विद द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वही हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फ्लड फोरकास्टिंग कर देते हैं, सर्वे करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, ये सारा काम इनका रहता है। चलिए नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाउड बर्स्ट। क्या है? क्लाउड बर्स्ट। ओके, देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, रिसेंटली अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, आपको पता हो तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी डिस्ट्रिक्ट वहां आती हैं, जब हम केदारनाथ बद्रीनाथ उधर साइड जाते हैं ना उत्तराखंड में, वहां। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अब ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, सडन और एक्सट्रीम रेनफॉल होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। मतलब एक छोटे से एरिया में सडन और एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट के फैक्टर्स क्या है, क्यों ये होता है क्लाउड बर्स्ट? एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, या कोई कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कर दिया जाता है हिल प्लेन्स पे या सिस्मिक जोन में, तो क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, ठीक है।
और कंस्ट्रक्शन की कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया जाए फ्लड प्लेन्स या रिवर बैंक्स में, तो भी क्या हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। अब आईएमडी मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने बोला है कि क्लाउड बर्स्ट जो होता है एक इवेंट है जो कब होता है, जिसमें 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हो जाती है एक साथ विद इन आर विद इन आर विद इन, अरे यार सॉरी, 100 मिलीमीटर रेनफॉल हो जाती है 1 घंटे के अंदर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अगर आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, वहां पे भी सडन रेनफॉल हुआ था ऊपर, बहुत छोटे से लिमिटेड एरिया में 1 घंटे के अंदर बहुत सारा पानी बह गया था, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, बहुत बहुत कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। ये जनरली होता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन के टाइम, जब वो जून में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड करने में। जैसे कि केदारनाथ में फ्लड आया था, तो वहां पे रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन गई थी, एनडीएमए गई थी, ठीक है। अब क्लाउड बर्स्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मान लो ये कोई हिली टेरेन है, ठीक है, ये एक हिली टेरेन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, वार्म और ह्यूमिड एयर जो होती है वो लिफ्ट करना स्टार्ट करती है, क्लाउड फॉर्म करती है, कंटिन्यूअसली राइज करती है और बड़ा क्लाउड बना लेती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिवेंट करने के लिए नहीं होता है, तो क्या होता है, इसमें ह्यूमिड इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और इसके अपलिफ्टमेंट की वजह से, ये हिल के अपलिफ्टमेंट की वजह से, ये जो इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती और एक साथ पूरा का पूरा वाटर फ्लैश हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको फ्लैश फ्लड भी बोला जाता है। इसको, ये जो माउंटेन की वजह से लिफ्ट होता है ना क्लाउड, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट, ठीक है। ओरोग्राफिक मानसून भी आपने पढ़ा होगा, ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं। अब ये देखो, क्लाउड बर्स्ट ऑकर होता है जब मॉइस्चर कैरिंग एयर जो होती है वो हिली टेरेन पे मूव करती है, वर्टिकली मूव करती है, और क्या फॉर्म करती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है। क्यूमुलोनिम्बस मतलब वर्टिकल क्लाउड फॉर्म होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब अगर ये हिली टेरेन से पास होता है तो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है और क्या हो जाता है, बारिश रेनफॉल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और इसके बाद क्या होता है, रेन होता है, थंडर होती है, लाइटनिंग होती है। ये क्यों होता है, ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से। ओरोग्राफिक लिफ्ट मैंने बताया आपको, हिल्स की वजह से जो लिफ्ट होता है उसको ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं। और ये जो क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो प्लेन एरिया में भी हो सकता है, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसके होने की माउंटेनियस एरियाज में ही होती है, ठीक है। माउंटेनियस एरिया में ये ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से होता है। अब रेन ड्रॉप जो होती है, ड्रॉपिंग डाउन कैरिंग अपवर्ड्स बाय द एयर करंट। अब जो रेन ड्रॉप नीचे आनी चाहिए वो एयर की वजह से ऊपर जाती है और नई ड्रॉप्स फॉर्म होती है एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप से, तो बड़ा साइज बन जाता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इतने हैवी हो जाते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और एक साथ नीचे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्विक फ्लैश। तो हिली टेरेन्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है, जो भी हिली टेरेन्स होते हैं वो जिनका एलिवेशन 1000 से 2500 मीटर्स का होता है, वहां ज्यादा चांसेस होते हैं क्लाउड बर्स्ट होने के। क्या चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जहां का हिली टेरेन का एलिवेशन जो होता है 1000 से 2500 मीटर्स तक का होता है, ठीक है। मॉइस्चर जो होता है यूजुअली लो प्रेशर सिस्टम की वजह से आता है। देखो लो प्रेशर सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, जब हमारा सरफेस हीट होता है, सरफेस हीट होगा तो क्या होगा, हमारी जो एयर है वो अपलिफ्ट होगी, एयर अपलिफ्ट हो जाएगी तो वहां पे नीचे एयर का प्रेशर नहीं बनेगा, तो एयर का प्रेशर नहीं बचेगा तो वो कौन सा एरिया कहलाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। जहां पे भी क्लाउड फॉर्म होते हैं और या फिर एयर लिफ्ट होती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। और जहां पे भी एयर सिंक होती है मतलब नीचे की साइड मूव करती है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, तो वहां पे हवा का प्रेशर बनता है, इस वजह से उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर एरिया जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया बनते हैं, जहां पे भी एयर अपलिफ्ट होगी वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। इस वजह से जब मॉइस्चर वाली एयर ऊपर अपलिफ्ट होती है तो लो प्रेशर सिस्टम बनता है, ठीक है। तो गंगेटिक प्लेन्स में भी इसलिए क्या होता है, लो लेवल विंड्स फ्लो होती है फ्रॉम द ईस्ट। देखो क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ ईस्ट में से ट्रेवल करती है, तो ईस्ट साइड से जो गंगेटिक वैली में जो जाती है वो इधर वाली मानसून होती है, इस वजह से गंगेटिक वैली में लो लेवल विंड्स फ्लो करती है ईस्ट वाली डायरेक्शन से, ठीक है। और कुछ विंड्स जो होती है फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो एट द ऑकरेंस ऑफ द क्लाउड बर्स्ट।
कुछ विंड्स जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, मतलब इधर वाली डायरेक्शन से आती है, वो भी क्या करती है, क्लाउड बर्स्ट लाने की संभावनाएं लेकर आती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्यों हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम, ये न्यूज में क्यों था इसको पहले हम देख लेते हैं। देखो क्या हुआ था, रीसेंट डेटा जो आया है उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो गल्फ स्ट्रीम होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोला है। वो अपने वीकेस्ट फॉर्म में रहेगी मोर देन मिलेनियम, मतलब मिलेनियम ईयर्स में पहली बार ऐसा होगा कि वो अपने वीकेस्ट फॉर्म में आएगी। और इसके वजह से ये क्यों है, एंड क्लाइमेट ब्रेकडाउन इज द प्रोबेबल कॉज, और क्लाइमेट ब्रेकडाउन इसका कॉज है। अब देखो आपको पता होना चाहिए गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या होती है। दो तरह के ओशियन करंट्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ को सरकम नेविगेट करते हैं और हमारे वाटर का हीट बैलेंस को बैलेंस करने का काम करते हैं, वाटर को का हीट बैलेंस करने का काम करते हैं। तो दो करंट हमारे पूरे अर्थ में चलते हैं, एक होता है हमारा वार्म करंट और एक होता है हमारा कोल्ड करंट। ठीक है, ये दोनों करंट्स फ्लो करते हैं। अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा बीच में इक्वेटर होता है। ठीक है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है और पोल पे सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। तो पोल के आसपास का जो पानी होता है वो ठंडा होता है और इक्वेटर के जो पास वाला पानी होता है वो गर्म होता है। तो इक्वेटर से जो भी करंट फ्लो करेंगे वो वार्म ओशियन करंट्स होंगे और पोल से इक्वेटर की तरफ जो करंट फ्लो करेंगे वो कोल्ड ओशियन करंट होंगे। सेम ऐसे ही सदर्न साइड में होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जो करंट फ्लो करेंगे वो वार्म करंट होंगे और पोल से इक्वेटर की तरफ जो फ्लो करेंगे वो कोल्ड करंट्स होंगे। उन्हीं में से एक करंट है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ फ्लो करती है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड फ्लो करती है, ये अटलांटिक ओशियन को कवर करती है। अब इसको गल्फ स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका जो है यूएसए, उसमें जहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अगर आपने मैप देखा हो तो आपको पता होगा यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ से ये पास होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। और ये वार्म करंट है, इस वजह से इसको रेड से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब ये जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, ये सब कुछ आता है, तो इनको सबको हीटिंग इफेक्ट देती है विंटर के टाइम में ये गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के वजह से ही ये जो पूरा फ्रोजन जोन होता है उसको थोड़ा हीटिंग इफेक्ट मिलता है। साथ में ये क्या करती है, यहाँ का जो कोल्ड वाटर होता है उसको सिंक करती है नीचे की साइड, क्योंकि जब ऊपर वार्म वाटर आएगा तो ये जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इस वजह से गल्फ स्ट्रीम जो होती है फ्लो करती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जहां पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो यहाँ पे न्यू फाउंड आइलैंड के आसपास में फिशिंग ग्राउंड बनता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक करंट जो कि कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम ये दोनों मिलते हैं, इस वजह से वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं न्यूज में क्यों रहा था। ये जो गल्फ ओशियन करंट है, गल्फ करंट है, या इसको हम बोलते हैं अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। आपसे यूपीएससी ये भी पूछ लेता है, क्योंकि बच्चों को गल्फ स्ट्रीम पढ़ा होता है ओशियन करंट में, लेकिन ये नहीं पता होता है कि अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम को बोलते हैं। ये लार्ज सिस्टम है ओशियन करंट का जो वार्म सरफेस वाटर को लेके आता है इक्वेटर से नॉर्थ की साइड, ये जो मैंने आपको बोला। और क्या करता है, कोल्ड और लो सैलिनिटी वाटर को डी वाटर बैक डाउन द साउथ, और ये जो लो सैलिनिटी वाटर है, कोल्ड वाटर है, उसको किधर भेजता है, साउथ की साइड भेजता है। ठीक है, इट वर्क्स लाइक अ जाइंट कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है और सॉल्ट कंटेन है उसको क्या करता है, सरकम नेविगेट करता है, इधर से उधर ले जाने का काम करता है। देखो टेम्परेचर कम ज्यादा कैसे आपको पता होगा, अगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वार्म है, अगर ठंडा है तो कूल टेम्परेचर है। अगर जो वार्म टेम्परेचर होता है ना उसकी कैपेसिटी कम होती है सॉल्ट को होल्ड करने की, और जो कोल्ड टेम्परेचर वाटर होता है ना उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है किसको, सॉल्ट को होल्ड करने की। इस वजह से जो कोल्ड वाटर होता है वो हैवी वाटर होता है, जबकि जो लो टेम्परेचर वार्म वाटर होता है ना उसकी कैपेसिटी कम होती है सॉल्ट को होल्ड करने की, तो वो लाइटर होता है। समझ में आया इतना। ओशियन जो कन्वेयर वो स्टार्ट होता है नॉर्वेजियन सी में। ठीक है, नॉर्वेजियन सी कहाँ आता है, इधर नॉर्थ सी, इधर आता है नॉर्थ में आता, एक सेकेंड, इधर नॉर्थ, सॉरी
इधर नॉर्थ साइड में आता है, ठीक है, नॉर्वेजियन सी। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, जहां पे वार्म वाटर फ्रॉम द गल्फ स्ट्रीम हीट्स द एटमॉस्फेयर इन द कोल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। जो गल्फ स्ट्रीम का वार्म वाटर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर को हीट कर देता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई सॉल्ट कंटेंट मेक द वाटर कूलर एंड डेंसर। देखो, टेम्परेचर कम होता है और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर कूलर भी हो जाता है और डेंसर हो जाता है। इसके वजह से ये क्या करता है, सिंक करता है ओशन के बॉटम की तरफ। समझ में आया? और एक वार्म वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड नॉर्थ, द कूलर वाटर सिंक्स एंड मूव साउथ। अब क्या होता है, ये जो गल्फ स्ट्रीम होती है, ये वार्म वाटर होती है, ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगी। जब ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगी तो ये जो ठंडा पानी होता है वो किधर की साइड मूव करेगा, साउथ की साइड मूव करेगा, जिससे कि वार्म वाटर के लिए स्पेस बन सके। इसलिए जो कोल्ड वाटर होता है वो साउथ की तरफ फ्लो करेगा और किधर साइड जाएगा, अंटार्कटिका वाली साइड जाएगा। क्लियर है इतना? द कोल्ड बॉटम वाटर रिटर्न्स टू द सरफेस थ्रू मिक्सिंग। अब ये जो कोल्ड जो वाटर नीचे जा रहा है वो कैसे ऊपर आएगा, उसकी मिक्सिंग कैसे होगी? ये जो विंड हवाएं चलती हैं उसकी वजह से अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होती है। उसमें जो कोल्ड वाटर होता है अपवेलिंग की वजह से ऊपर आता है और डाउनवेलिंग की वजह से नीचे जाता है। तो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस। उसमें कोल्ड वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है। अपवेलिंग ऐसे होती है, एक सेकंड बताती हूँ। अपवेलिंग ऐसे होती है, ठीक है। तो जो भी ठंडा पानी यहाँ होता है वो किधर आ जाता है, सरफेस की साइड पे आ जाता है, ठीक है। डाउनवेलिंग में क्या होता है, नीचे जाता है पानी। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखो ये जो इसका रोल क्या होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हीट और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे अर्थ पे, ठीक है। क्योंकि वार्म वाटर जो होता है वो हीट लेके जाता है और एटमॉस्फेयर में अपनी हीट रिलीज करता है, एंड इन एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन, कार्बन को स्टोर करने का काम करता है। अब ये अमोक जो होता है इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूरोप। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ मैप के थ्रू। ये देखो, ये जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है, कहाँ का, अफ्रीका का। एक सेकंड में इरेज कर दूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। वेट अ सेकंड। देखो, ये जो है ये ईस्टर्न कोस्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिका का। और ये जो है ये वेस्टर्न कोस्ट है यूरोप का। तो इन दोनों जो कोस्ट हैं इनके बीच में हीट ट्रांसफर करने का काम करता है, उनके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसकी ये जो कोल्ड करंट, ये वार्म करंट की वजह से ही वार्म और माइल्ड वेदर रहता है यूरोप का। क्योंकि अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा तो नॉर्थ लैटिट्यूड पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होने की वजह से वो पोलर कंडीशन बनती है, इसकी वजह से वो फ्रीजिंग जोन में रहता है। लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम के वजह से वहां पे माइल्ड वेदर मिल हो जाता है, वार्म एंड माइल्ड वेदर मिल जाता है यूरोप को। अगर ये जो एमॉक है, मतलब गल्फ स्ट्रीम में अगर ये वीक होती है, इसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज हो सकता है ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस पे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। स्टॉर्म हिटिंग हो सकती है ब्रिटेन में, और सीवियर विंटर आ सकता है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो माइल्ड वेदर हो जाता है। लेकिन अगर ये वीक रहेगी तो इंटेंस विंटर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डैमेज करेगा ये हीट वेव्स को, ड्रॉट्स लेके आएगा यूरोप में, ठीक है। क्योंकि कूल करंट जो होता है, जो कोल्ड होता है, विंटर सीजन जो होता है वो ड्राई सीजन होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, तो ड्रॉट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इट मे कॉजेज मोर स्टॉर्म और अ ड्राई सहेल इन अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका में क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो ये सब कुछ कनेक्टेड है। ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका से गल्फ स्ट्रीम पास होगी, गल्फ स्ट्रीम पास होगी तो क्या करेगी, ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट को अपने साथ उठाएगी, तो हवा कैसी हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे कोल्ड रीजन रहा तो कूल, देखो जैसे आपको पता होगा विंटर में ड्राई एयर चलती है, इसके वजह से हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है, एयर में मॉइस्चर नहीं होता है, इसके वजह से हमको ड्राइनेस फील होती है। जबकि हमको समर में ऐसा कभी फील नहीं होता। तो जहां से भी कोल्ड करंट पास होता है वो उस एरिया को क्या देता है, ड्राइंग इफेक्ट देता है। अगर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम पास नहीं होगी तो जो साउथ अफ्रीका है इसका ये जो सहेल वाला रीजन है वो भी कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसको ड्राइंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इंडियन ओशियन और अमोक का क्या कनेक्शन है, तो रिसेंट स्टडी में ऐसा मिला है कि जो टेम्परेचर राइज होगा इंडियन ओशियन में, उसके वजह से जो अमोक है वो बूस्ट करेगा। कैसे बूस्ट करेगा,
देखो जो अगर इंडियन ओशियन वार्म होगा इसके वजह से एडिशनल प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब ज्यादा मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा तो ज्यादा रेनफॉल होगा। ठीक है, इसकी वजह से ये जो इंडियन ओशियन अगर ज्यादा वार्म होगा तो ये सारे पार्ट से जो कोल्ड एयर है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके वजह से ज्यादा एयर जो है वो वर्ल्ड के सारे पार्ट्स में से इंक्लूडिंग अटलांटिक वो किधर जाने लग जाएगी, इंडियन ओशियन की तरफ जाने लग जाएगी। इसकी वजह से हायर लेवल ऑफ पर्सिपिटेशन होगा इंडियन ओशियन में, जिसके वजह से जो पर्सिपिटेशन है अटलांटिक का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और जो सैलिनिटी है वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी। अब ये जो सलाइन वाटर है अटलांटिक का वो नॉर्थ से आया है अमोक के थ्रू, विल गेट कोल्ड मच क्विकर देन यूजुअल एंड सिंक फास्टर। अभी अटलांटिक ओशियन का जो वाटर है वो ज्यादा कोल्ड हो गया है, ज्यादा कोल्ड हो गया है तो वो ज्यादा जल्दी सिंक होगा और ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ जंप स्टार्ट फॉर दी अमोक। अमोक के लिए जंप स्टार्ट की तरह काम करेगा और सर्कुलेशन को इंटेंसिफाई करेगा। मतलब कि अगर इंडियन ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है, इंडियन ओशियन में अगर ज्यादा पर्सिपिटेशन होता है तो रेनफॉल ज्यादा होगी। सॉरी, रेनफॉल ज्यादा होगी तो ये सारी तरफ से एयर को अपनी तरफ खींचेगी, इसके वजह से अटलांटिक ओशियन की एयर को भी खींचेगी। तो सैलिनिटी जो है अटलांटिक ओशियन की वो बढ़ेगी। सैलिनिटी बढ़ेगी तो जो वहां का वाटर है ज्यादा जल्दी नीचे की तरफ सिंक करेगा, नीचे की तरफ सिंक करेगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अमोक आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अमोक मतलब गल्फ स्ट्रीम। क्लियर है इतना? देखो ये न्यूज में क्यों रहा था ग्लोबल फॉर, एक मिनट रुकिए। हाँ देखो, द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि एक रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। ठीक है, रिपोर्ट ने टाइटल किया है रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन द चेंजिंग वर्ल्ड। कि इस रिपोर्ट में ये बोला है कि कितना हमारे लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। उन्होंने इवेल्युएट किया है कि वर्ल्ड स्टैंड करता है इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट 2017 से 2030। अब ये रिपोर्ट ने बोला है कि इन्होंने फर्स्ट एवेल्युएशन किया है कि वर्ल्ड कहाँ स्टैंड करता है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रेटेजिक प्लान था फॉरेस्ट के लिए 2017 से 2030 तक का, उसमें कहाँ स्टैंड करता है, वर्ल्ड में क्या एवेल्युएशन हुआ है, क्या फिर चेंज किया है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। ये एक ब्लू प्रिंट है फॉरेस्ट का जिसमें पीपल एक्सप्रेस्ड थ्रू 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल। ये एक ब्लू प्रिंट है फॉरेस्ट के लिए जिसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स को क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। की फाइंडिंग्स क्या है इसमें, क्या क्या फाइंड किया गया है? पहला तो ये कि 18% ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्टेड एरिया बोला जाता है एज कम्पेयर टू जस्ट ओवर 14% इन 2000। 2000 में सिर्फ 14% फॉरेस्ट जो था प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, अब 18% आता है। दूसरा, 40% जो वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी है वो कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है। ठीक है, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो फॉरेस्ट से आती है। फिर 40% जो एक्सट्रीम पुअर है, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं। उसके अलावा जो सहारा डेजर्ट में जो सहारन एरिया, ब्राजील और अमेजोन फॉरेस्ट, इन इधर भी बहुत सारे एक्सट्रीम पुअर जिनका कोई लाइवलीहुड नहीं होता वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिमोट और पुअरली कनेक्टेड टू द मार्केट, जो फॉरेस्ट लैंडस्केप्स होते हैं वो बहुत पुअरली कनेक्टेड होते हैं मार्केट से, जिसके वजह से उनको डिफिकल्ट होता है बिजनेस बिल्ड करना और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना। ठीक है, फिर फॉरेस्ट आर नॉट फ्रीक्वेंटली कंसिडर इन द पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी। फॉरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी में, हंगर में, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, इन सब में फॉरेस्ट को कभी भी बहुत कम कंसिडर किया जाता है। अब ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स क्या क्या है? पहला गोल है कि रिजर्व द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो भी फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है उसको रिजर्व करना। दूसरा गोल है कि फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट बेनिफिट्स को एनहांस करना। तीसरा है कि जो भी सिग्निफिकेंटली एरिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का वर्ल्ड वाइड उसको क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, चौथा गोल जो है वो है मोबिलाइज करना, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी नए और एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना, मोबिलाइज करना। पांचवा गोल है
प्रमोट करना, गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बनाना, इम्प्लीमेंट करना सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। छठवा और आखिरी गोल है एनहांस करना कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोहेरेंस एंड दी सिनर्जीज और दी फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज एट द ऑल लेवल्स। जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज है उनको कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके सॉल्व करना, ये हमारे फॉरेस्ट गोल में है। और ये हमारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 जो है, ये पहली रिपोर्ट रिलीज की गई है 2017 से 2030 के टारगेट के लिए। अब अदर इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स में है, पहली जो रिपोर्ट है वो है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। ग्लोबल क्लाइमेट जो है 2020 का, उसके ऊपर रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने इसको रिलीज किया है। पहली बार ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी वो 1993 में रिलीज की गई थी, ठीक है। रिपोर्ट इनिशिएट हुआ था क्योंकि करंटली क्लाइमेट चेंज का जो कंसर्न है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इस रिपोर्ट को रिलीज करना स्टार्ट किया। अब इसके की फाइंडिंग्स क्या है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछले 6 सालों में 2020 को इंक्लूड अगर हम करें तो पिछले 6 सालों में 6 वार्मेस्ट ईयर रहे रिकॉर्ड। मतलब 2014 से 2020 तक सारे के सारे जो ईयर थे वो वार्मेस्ट ईयर रहे हैं रिकॉर्ड में। और जो एक प्लेस है रशिया में, बर्खोयांस्क, ठीक है, क्या प्लेस है, बर्खोयांस्क, इसका टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है, जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है उसके नॉर्थ का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है बर्खोयांस्क का 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पहले कभी इतना हाई टेम्परेचर नहीं पहुंचा। उसके अलावा 5 की इंडिकेटर्स दिए हैं जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता ग्लोबल क्लाइमेट में। पहला उसमें से है ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन है 2019 और 20 में वो काफी ज्यादा बढ़ा है। टेम्पररी रिडक्शन हुआ था 2020 में कोविड की वजह से, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बट जैसी इंडस्ट्रीज ऑन हुई वापस से एमिशन बढ़ गया है, ठीक है। अब ओशियंस में क्या हुआ है, ओशियन में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। हाईएस्ट हीट कंटेंट रिकॉर्ड किया गया है। 80% जो ओशियन है वो एक्सपीरियंस करते हैं मरीन हीट वेव इन 2020 में बहुत हीट वेव्स आई हैं ओशियंस के अंदर। अब सी लेवल राइज हुआ है। सी लेवल राइज क्यों हुआ है, देखो, सी लेवल राइज हुआ है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही हैं। अब चौथा रीजन है आर्कटिक। 2020 में जो आर्कटिक सी है वहां पे आइस एक्सटेंट जो है वो सेकेंड लोएस्ट हो गया रिकॉर्ड, मतलब आइस एक्सटेंट कम मिला है वहां पे। अंटार्कटिका में भी आइस शीट जो है एग्जिबिटेड अ स्ट्रॉन्ग मास लॉस ट्रेंड, मतलब वहां पे भी लॉस हो रहा है सिंस द लेट 1990s के बाद बहुत ज्यादा ये लेट हो रहा है, और ये एक्सिलरेट हो गया है अराउंड 2005 के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट जो न्यूज में रहा है वो है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो है यूनेप, इसको रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है वो बताता है कि कैसे जो प्लेनेटरी क्राइसिस है उनको इंटरकनेक्ट किया गया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड दी पोल्यूशन, इन तीन को कैसे इंटरकनेक्ट किया गया है। और करंट एंड फ्यूचर जनरेशन एट द अनएक्सेप्टेबल रिस्क की हाइलाइट्स क्या है। लास्ट 50 इयर्स में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डबल हो गई है ऑलमोस्ट। और जो उनका एक्सट्रैक्शन है मटेरियल्स का और प्राइमरी एनर्जी का वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। मतलब हम जो भी प्राइमरी एनर्जी का या प्रोडक्शन करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं मटीरियल जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स का, वो ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड हो गया है, ठीक है। नन ऑफ द ग्लोबल गोल्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ फुल्ली मेट। जो भी ग्लोबल प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए जो भी गोल रखे गए वो अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 मिलियन जो वर्ल्ड की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसमें से 8 मिलियन स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रेटन्ड है विथ एक्सटिंक्शन, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। देखो, सॉरी, 1 मिलियन, जो टोटल एस्टिमेटेड 8 मिलियन स्पीसीज है उसमें से 1 मिलियन जो है वो क्या होने वाले हैं, थ्रेटन्ड है या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। 10% वर्ल्ड का फॉरेस्ट एरिया जो है वो लॉस्ट हो चुका है सिंस 1990। वेटलैंड्स जो है वो मोस्ट ट्रांसफॉर डिग्रेडेड इकोसिस्टम बन गया, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुके हैं वेटलैंड्स। फिर मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, 10 फोल्ड इंक्रीज हो चुका है 1980 के बाद, और 60 to 80% मरीन डेब्रीज क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो है वर्ल्ड फॉरगॉटन फिशेज रिपोर्ट। इसमें क्या है, इसको कौन रिलीज करता है वो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको रिलीज करता है अदर कंजर्वेशन ग्रुप्स के साथ। इसमें क्या फाइंड किया गया है, नियरली
अ थर्ड ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिशेज आर थ्रेटन्ड, जितनी भी 1/3 फिशेज है फ्रेश वाटर की वो थ्रेटन्ड है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशरीज आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन टू 200 मिलियन पीपल। ये जो फ्रेश वाटर फिशरीज होती है वो मेन सोर्स है प्रोटीन का 200 मिलियन पीपल के लिए, और ये 2.5 to 6% ग्लोबल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स को काउंट करता है, ठीक है, अकाउंट करता है। देन इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, इसको कौन रिलीज करता है? तो इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करता है। सेम ग्लोबल एनर्जी रिव्यू को भी कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करता है, ठीक है। अब ये इंडिया एनर्जी आउटलुक में क्या है, ये एग्जामिन करता है अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस। इंडिया एनर्जी आउटलुक में इन्होंने देखा है कि इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है कोविड-19 क्राइसिस से रिकवर करने के लिए। अब इसके की हाइलाइट्स क्या है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री बन गया है। एनर्जी यूज हैज डबल्ड सिंस 2000 के बाद हमारा जो एनर्जी का यूज है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और 80% डिमांड जो है वो अभी भी किससे फुलफिल होती है? कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास से हमारी फुलफिल होती है, ठीक है। इंडिया एनर्जी यूज एंड एमिशंस आर लेस देन हाफ द वर्ल्ड एवरेज। अब देखो, इंडिया विल सी लार्जेस्ट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ऑफ एनी कंट्री बाय 2040। 2040 आते आते इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड कंट्री बन जाएगा, ठीक है। सोलर पावर जो है वो इंडिया में सेट किया गया है, लेकिन सोलर पावर इज सेट टू मैच कोल शेयर इन द पावर जनरेशन मिक्स। जो हमारी कोल की डिमांड है उसको कम करने के लिए हमने सोलर पावर जनरेशन सेट किया हुआ है। 2030 तक नॉन फॉसिल शेयर्स इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी विल रीच 60% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 40%। जो हमारा नॉन फॉसिल शेयर है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में, वो कितना पहुंच जाएगा? 60% हो जाएगा, जबकि हमारा टारगेट ओनली 40% है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या बढ़ाने की जरूरत है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की ज्यादा जरूरत है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। इसको भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है। ये जो रिपोर्ट है वो असेस करती है डायरेक्शन एनर्जी डिमांड इन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आर टेकिंग इन 2021। कितनी एनर्जी डिमांड रही हो, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रहा, उसको देखता है 2021 में। अब इन्होंने क्या फाइंड किया? जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है 4.6% 2021 में। कोल की जो डिमांड है वो राइज हो गई है 4.5% 2021 में। चाइना अकेला जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है 50% ग्लोबल ग्रोथ को, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी जो है रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर हेडिंग फॉर देयर सेकेंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज एवर। जो ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज हुआ है अभी तक का। और रिन्यूएबल्स प्रोवाइडेड मोर देन हाफ द इंक्रीज इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन 2021। जो रिन्यूएबल्स हैं उनमें से जो आधा है जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज कर रहा है सप्लाई में, वो सोलर है, ठीक है। अब चाइना इज लाइकली टू अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ द ग्लोबल इंक्रीज इन द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। चाइना जो है वो ऑलमोस्ट हाफ जितना ग्लोबल इंक्रीज हो रहा है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उसका आधा तो सिर्फ चाइना ही प्रोड्यूस कर लेता है। उसके बाद यूएस, ईयू और इंडिया करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है ग्लोबल ईवी आउटलुक। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021। इसको भी किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है। ये किसके ऊपर रिपोर्ट देता है या डिस्कस करता है? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, इसके ऊपर करता है। इसने क्या फाइंड किया है? तो 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स जो अभी वर्ल्ड रोड पे हैं एट द एंड ऑफ 2020। इलेक्ट्रिक कार जनरेशन इंक्रीज हुआ है 41% इन 2020। मतलब ये इलेक्ट्रिक कार का जनरेशन जो है वो इंक्रीज हो गया 41% 2020 में ही हो गया था। More than 30% of new vehicle sales in India will be electric by 2030। अब 30% तक जो नए व्हीकल सेल होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे 2030 तक इंडिया में, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट विल मेनली बी अचीव थ्रू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 2 और 3 व्हीलर्स। जो अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो 2 व्हीलर का होना चाहिए और 3 व्हीलर्स का होना चाहिए, जैसे ऑटो वगैरह, बाइक्स वगैरह, ये सब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स होने चाहिए। अब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है फेम टू स्कीम में और
जो फोकस करे BS6, उसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। अब फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021, ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या है? ये बेंचमार्क है कंट्री ऑन द करंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम एंड मेजर देयर रेडीनेस टू द ट्रांजिशन, वही सब एनर्जी के बारे में है। की फाइंडिंग क्या है? Global average ETI score have been increased over the past 10 years. Only 10% countries were able to make consistent gains. India and China account for a third of the global energy demand. मैंने बोला कि इंडिया जो है वो उसका डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और 2040 तक इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डिमांडिंग कंट्री बन जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जो हम फूड वेस्ट जनरेट करते हैं ना, उसका इंडेक्स रिपोर्ट आया है। ये कौन रिलीज करता है? तो इसको यूनेप करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसमें एस्टिमेट किया है कि 931 मिलियन टन्स जो फूड है, 17% ऑफ द टोटल फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन 2019 ग्लोबली वेस्ट होता है। जो 17% फूड अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए वो वेस्ट होता है। इंडिया में कितना वेस्ट होता है? पर कैपिटा पर ईयर वाज 50। इंडिया में जो वेस्ट होता है 50 kg पर कैपिटा पर ईयर वेस्ट होता है। नाइजीरिया के कंपैरिजन में कम है। नाइजीरिया में जो वेस्ट होता है वो होता है 189 kg पर कैपिटा पर ईयर। रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि हमको अपना फूड वेस्ट जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। फूड वेस्ट को जब हम रिड्यूस करेंगे तभी हम अपनी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं और कम प्रेशर बना सकते हैं हमारे एनवायरमेंट पर। ठीक है, अब प्लेसेस जो इंडिया में न्यूज में रहे वो है मेघालय। ठीक है, मेघालय क्यों न्यूज में रही? यहाँ पे गारो हिल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं और रेसिडेंट्स अपोज द डैम ऑन दी उमांगोट रिवर। उमांगोट रिवर पे जो डैम बन रहा है उसका रेसिडेंट्स अपोज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का। ठीक है, जो कहाँ पे? जवारवन रेंज कश्मीर वैली में सिचुएटेड है। और रिवर तावी रिवर मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे लोकल्स जो है वो रिवर तावी को क्लीन कर रहे हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर जम्मू से ओरिजिनेट होती है। अब कर्नाटका एंड गोवा में क्या है? इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है मांडोवी रिवर के ऊपर। राजस्थान में क्या है? जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो पॉल्यूटेड हैं ग्राउंड वाटर एंड एडजॉइनिंग लूनी रिवर। जो भी टेक्सटाइल यूनिट्स है वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रही है और लूनी रिवर को भी पॉल्यूट कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? फाउंडेशन स्टोन डाला गया डेवलपमेंट वर्क और द चित्तौरा लेक। चित्तौरा लेक बनाई जा रही है जो कि एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। अब उत्तराखंड में क्या हुआ? एक ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, क्या नाम है उसका? सुमना एरिया ऑफ नीति वैली। ठीक है, कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है इतना? देखिए, इससे हमारा अब इराटा आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने PT 365 एनवायरमेंट का पढ़ा है तो वहाँ पे नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ को जो चेयर करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन उसमें मेंशन किया था यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो कि गलत है। इसको जो चेयर करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनवायरमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है PT 365 अपडेटेड पार्ट 1 का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा सोशल इश्यूज से रिलेटेड। और इसको कंप्लीट करने के पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी 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 आज जो हमने लेक्चर में कंप्लीट किया है, इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला मैंने रिवीजन नहीं कराया था, मैं इसका एक साथ रिवीजन करा दूंगी। अब देखो, फ्लड मैनेजमेंट में हमने देखा था कि फ्लड डैमेज के दो कारण होते हैं, एक तो नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। ये क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि फ्लड जो भी फ्लड रिलेटेड इशू हो रहा है हमारी कंट्री में उसकी वजह से। अब फ्लड कहाँ कहाँ आता है? देखो, फ्लड जो होता है वो यूनिट लिस्ट में भी नहीं आता है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता, इसलिए इसके लिए एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया जिसमें फ्लड्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने देखा था क्लाउड बस्ट के बारे में। उत्तराखंड के चमोली, टेहरी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बस्ट हो गया है। क्लाउड बस्ट मतलब क्या होता है? ओरोग्राफिक लिफ्ट होता है अगर क्लाउड्स का, तो उसके वजह से सडन क्या होता है? रेनफॉल होती है। एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है विद इन आवर, मतलब बहुत कम टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। इसको क्विक फ्लैश भी बोलते हैं। ये अधिकतर जो होता है वो माउंटेन एरिया में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा था अटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, मतलब गल्फ स्ट्रीम के बारे में देखा था कि उसकी जो वो वीक होने वाली है। ठीक है, ये हमने देखा था। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक वार्म करंट है जो नॉर्थ आर्कटिक ओशियन को क्या करती है? गर्म करने का काम करती है, जिसकी वजह से वहां का वेदर जो है वो विंटर में थोड़ा वार्म और माइल्ड हो जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद हमने न्यूज देखी थी, रिपोर्ट्स, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो देखी थी न्यूज में। फिर दूसरी रिपोर्ट जैसे वर्ल्ड स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट्स देखी थी। फिर पीस विथ नेचर रिपोर्ट देखी थी, ठीक है। फॉरगॉटन फिश रिपोर्ट हम लोगों ने देखी थी। एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, ये सारी रिपोर्ट्स आप एक बार देख लीजिएगा। मेन आपको याद रखना है कि इनको रिलीज कौन करता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं देखना। आज के लिए इतना ही। लेक्चर को खत्म करने के पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल का नाम है शिवी सिंघल। इस नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर आप हिस्ट्री के लिए जैसे क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री की, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री बुक है उसकी समरी आप देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है मैप्स के साथ। पूरा जो हिस्ट्री है वो मैंने मैप्स के साथ कवर किया है, तो इसमें आपको कौन सी डायनेस्टी कब आई, कब गई, कितने एरिया में उसने रूल किया, ये आपको काफी क्लियरिटी आएगी। तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज विजिट कीजिएगा। उसके अलावा मैंने विजन आईएएस की PT 365 की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑलरेडी हम लोग अपडेटेड पार्ट 1